हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देख लिए थे यूनिट एंड डायमेंशन के, जो हम लोगों ने पीवाईक्यूज सीरीज शुरू करी है। तो ये मैं लेके आया हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, 2022 नीट मेंस का सवाल है। सवाल में क्या पूछा गया है, द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। क्या पूछा गया है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। इसका डायमेंशन निकालना है। ये जो वैल्यू है बच्चों, उसको हम लोग लिख सकते हैं सी को लिखा जाता है अंडर रूट ऑफ 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और जहां पर ये जो सी है, सी क्या होता है, सी होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, और इसका डायमेंशन होता है LT-1। तो इस पर्टिकुलर सवाल का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अब कई बच्चों को लगता है सर ये कैसे डायरेक्ट आ गया आपके पास, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। जैसे होता है ना कि 1/4πε0 को हम क्या लिखते हैं, 9 × 10⁻⁹ और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम लोग क्या लिख देते हैं, 10⁻⁻⁷ लिखते हैं ना। अच्छा, इसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 10⁻⁻7, क्योंकि 1/10⁻⁻7 है। अगर इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड, और दोनों को कर दिया जाए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू 4 पाई अपॉन इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁴, टोटल ये हो जाएगा 16। अब देख सकते हैं कि ये हमारा, एक मिनट, ये मैंने एप्सिलॉन नॉट ही लिख दिया इधर, ये म्यू नॉट है हमारा। 4 पाई कैंसिल हो गया तो बचेगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। और 3 × 10⁸ क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट यानी सी। तो आया क्या रिजल्ट, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सी इज इक्वल टू √म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी सही है। तो ये जो डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, ये लगातार 2 साल पूछा गया है। देखो, एक तो 2012 में, और इसके जस्ट बाद ये आप देखिए 2011 स्क्रीनिंग में भी सेम क्वेश्चन आया है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्या बोला गया है, द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या बोला गया है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई क्या है यहाँ पर बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो फॉर्मूला है, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। ये कैपेसिटर वगैरह में आपने देखा होगा एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जरूरी नहीं है कि आप एप्सिलॉन नॉट और ई का डायमेंशन इसमें लिखो तभी सॉल्व करके आंसर आएगा, नहीं। आप अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकाल देते हो तो उससे भी आपका डायमेंशन आ जाएगा, और सेम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाता है, ml2T-2, और वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाता है L3। तो L2 से L कैंसिल हो गया, एक L बचा रहेगा, तो आंसर आएगा हमारा ml-1T-2। ये डायमेंशन आंसर आ चुका है, ml-1T-2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बेहद आसान क्वेश्चन है, इसीलिए बोला जाता है कि फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, तभी आप डायमेंशन के क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, 2009 स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है कि इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय दिस, m का पावर a है, l का पावर b है, और t का पावर c है, तो पूछा गया है देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। अगर फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर है तो क्या a b c का डायमेंशन, मतलब a b c का वैल्यूज ये होगा। भैया डायमेंशन निकालना पड़ेगा अपन को। प्रेशर का डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन एरिया से। कल ही मैंने बताया था आपको, कल की क्लास में। तो फोर्स क्या होता है, ml-T-2, और एरिया हो जाता है L2। L से L कैंसिल, तो इसका डायमेंशन कितना आएगा, ml-1T-2। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से हमें मिलेगा a का वैल्यू तो 1 आ गया भाई, b का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, -1, और c का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, -2।
क्या है ऐसा? ए का वैल्यू 1 है, ठीक है, बी का वैल्यू -1 है, ठीक है, सी का वैल्यू -2 है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन केस अगर ऑप्शन नंबर ए ना मिलता तो बाकी के ऑप्शन चेक करने पड़ते। चलो आओ कर ही लेते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? LT-1। अब बच्चों इसमें m तो है नहीं, तो m का क्या हो जाएगा? 0। तो a का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। b का वैल्यू कितना हो जाएगा यार? 1 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। यहाँ a का वैल्यू ही 1 दे रखा है, गलत हो गया, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? m0 l1 t-2। तो a का वैल्यू कितना आएगा? 0। और b का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। और c का वैल्यू आ जाएगा -2। तो यार यहाँ भी a का वैल्यू 1 दे रखा है, 0 होना चाहिए था, गलत हो गया, आगे बढ़ जाओ। फोर्स के लिए बोला गया है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या है बच्चों? MLT-2। तो a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू 1 आ गया, c का वैल्यू -2 आ गया। यहाँ a का वैल्यू 0 है, गलत हो गया। अब आगे नहीं बढ़ जाओ, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए इसमें करेक्ट आ चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 2009 मेंस में पूछा गया सेम क्वेश्चन। ये था हमारा 2009 स्क्रीनिंग में, और 2009 मेंस में भी एक बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है कि m का पावर a है, l का पावर b है और t का पावर c है। बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? क्या फोर्स बनेगा, प्रेशर होगा, वेलोसिटी होगा या एक्सेलरेशन होगा? तो ऑप्शन को ही ऊपर नीचे कर दिया, बाकी तो कुछ खास किया नहीं। तो चेक कर लेते हैं फोर्स के लिए क्या होता है भैया? MLT-2 होता है, तो यहाँ a का वैल्यू 1 आएगा यार, यहाँ a का वैल्यू 0 है तो गलत है। प्रेशर के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं? ML-1 T-2 होता है, तो a का वैल्यू तो 1 है, ठीक है, b का वैल्यू -1 है, ठीक है, c का वैल्यू -2 है, बिल्कुल ठीक है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, खत्म बात। वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं? LT-1, तो m को 0 लिख दो, तो यहाँ तो a का वैल्यू 1 है, गलत हो गया। ऐसे ही एक्सेलरेशन मैंने अभी आपको बताया जस्ट, m0 LT-2, तो a का वैल्यू 0 है, यहाँ a का वैल्यू 1 दे रखा है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत है बताओ? चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, सॉरी 21 है, कि ये 2008 मेंस में पूछा गया सवाल। Which two of the following 5 physical parameters have the same dimension? कौन से ऐसे इन पांचों में से दो क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन कैसे हैं बच्चों? सेम है। क्वेश्चन नंबर 21 है ये। एनर्जी डेंसिटी का अभी डायमेंशन हम लोगों ने फाइंड किया था, एक बार फिर से निकाल लेते हैं। क्या होता है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी को हम लोग कैसे लिख देते हैं बच्चों? ML2T-2, और वॉल्यूम क्या हो जाता है? L3। L से 2L कैंसिल हो गए हमारे, तो बचेगा हमारे पास ML-1T-2। ये डायमेंशन आया है एनर्जी डेंसिटी का। चलो आओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं भैया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या हो जाता है? साइन आई अपॉन साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तो कई सारे फॉर्मूले हैं। सी वाई, ओहो एक सेकेंड रुको, लैम्डा कहाँ से आ गया? CY/V होता है। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर हम बात करेंगे यार, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमारा डायमेंशन लेस हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमारा क्या हो जाता है? डायमेंशन लेस। यंग मॉडुलस की अगर आप बात करी जाए तो y बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस के लिए फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2, एरिया का हो जाता है L2, L से L कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास ML-1T-2। और वो स्ट्रेन का तो डायमेंशन ही नहीं होता ना। मैग्नेटिक फील्ड का निकाला, ये भी कल की क्लास में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, B इज इक्वल टू F/I/L से। फोर्स क्या हो जाता है? MLT-2। करंट है हमारे पास A और लेंथ हो गई L, L से L कैंसिल, तो डायमेंशन कितना आ जाता है? MA-1T-2। अब आप देख सकते हो ऑप्शन में, देखो वैसे तो देखा जाए एनर्जी डेंसिटी और क्या कहते हैं अपना यंग मॉडुलस, इन दोनों के डायमेंशन देखो आप सेम है, ML-1T-2, ML-1T-2। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दोनों सेम है, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। लेकिन B और C हमें कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है।
बी और सी हमें कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, हमें ऑप्शन में ए दिया है और डी दिया है। देखो आप कहाँ दिया है, ए और डी ये दिया है। ए और ई नहीं, बी और डी नहीं, सी और ई नहीं, बचा क्या, ए और डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्या बोला गया है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम और करंट में भी अपन को चाहिए। यानी हमको इन शॉर्ट रेजिस्टेंस का डायमेंशन फाइंड करना है। कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस का डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं भैया, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट होता है, सबको पता है, ओम्स लॉ होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन कहां से लाओगे, W बाई क्यू से, और I को क्या लिख देते हैं, Q बाई टी, टी चला गया ऊपर हमारा, शॉर्ट ऐसे लिख दिया अपन ने। अब W क्या है, वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, कोई भी वर्क हो, वर्क तो वर्क होता है, डायमेंशन हो जाएगा ml2 t माइनस टू, टाइम का डायमेंशन हो जाएगा यहाँ पर t1, और चार्ज का डायमेंशन at होता है, तो दो चार्ज हैं तो ये हो जाएगा a2 और t2। अब इसमें कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा मेरे ख्याल से, एक t से एक t जरूर कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा कितना हमारे पास ml2, ये t1 बचेगा, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो t माइनस का 3 और ये हो गया a माइनस का 2। क्या आंसर आ गया हमारा, ml2 t माइनस 3 a माइनस 2। तो देखो इसमें है ही नहीं, a का मतलब आप उसको करंट के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं a माइनस 2 ही आएगा ना, यस ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन चेक कर लो भाई, इसमें भी ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ml2 t माइनस 3 i माइनस 1, करंट को i बोला है तो आप करंट को i के फॉर्म में लिख दो, उससे कोई इशू नहीं है। ml2 t माइनस का 3 और i माइनस का 2 लिख दो आप, उसको एक ही बात है, कोई समस्या की बात नहीं है इसमें। तो हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, डी भी यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है भाई, ये हमारे 22 सवाल हो चुके हैं अब तक के प्रीवियस ईयर, ये 2007 में पूछा गया है, देखो आप ये 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा अच्छा सवाल। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला गया है, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इज इक्वल टू at प्लस का b बाय t प्लस c वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स, द डायमेंशन ऑफ a b एंड c आर। हमको बच्चों इस क्वेश्चन में ए बी सी का डायमेंशन फाइंड करना है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात तो देखो ये जो ए टी लिखा है और ये जो बी अपॉन टी प्लस सी लिखा है, इन दोनों का सम करा, ये जोड़ा है तो जाकर के वी मिला। इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, बी बाय टी प्लस सी। ये तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम है भाई, सीधी सी बात ये है, मैं आपको अगर अलग से समझाना चाहूँ, हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर f प्लस एल्फा इज इक्वल टू बीटा लिखा है और बोला गया कि f इज अ फोर्स, तो अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स हो जाएगा, और बीटा भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ये दो तीनों चीजें फोर्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। अरे भाई हम दो सेम क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो रिजल्ट मिलेगा वो भी उसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। कभी आपने देखा है कि फोर्स में मास ऐड हुआ हो और एक्सेलरेशन आ गया हो, नहीं। फोर्स में हम फोर्स को ही ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी फोर्स ही होगा, होता है ना। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू एफ नेट लिख दिया जाता है इस तरह से। मास को मास में ही ऐड किया जा सकता है तभी टोटल मास मिलेगा, इस तरह से। वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन के साथ नहीं जोड़ सकते, ये गलत हो जाए, ना ही घटाया जा सकता है इन दोनों को। दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड किया जाता है, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड तो आप किसी का भी किससे कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेलोसिटी मिला जब at और b बाई टी प्लस सी को जोड़ा है, यानी जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही at का होगा, वही इस पूरे b बाई टी प्लस सी का होगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि t को और c को भी जोड़ा है भाई, बहुत बढ़िया। तो जो डायमेंशन c का होगा, डायमेंशन ऑफ c, वही डायमेंशन किसका होगा, t का होगा। तो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t का डायमेंशन होता है t1, तो c का डायमेंशन आ गया हमारे पास t1, पहली बात। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई समस्या, ओके। अब हम आगे बात कर लेते हैं
कि ये जो डिवाइड में लिखा है ये तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन जो है वो at के बराबर है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt माइनस वन, ये है a, और t का डायमेंशन है t, ये 1 है। ये t1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वन, माइनस वन पहले से अवेलेबल है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, यानी a का डायमेंशन आएगा lt माइनस 2। तो आप वैसे भी देख सकते हो कि a का डायमेंशन इधर l है, गलत हो गया। यहाँ lt माइनस 2 है तो ये सही होने के चांसेस हैं। यहाँ L2 है तो ये भी गलत है, यहाँ LT2 है प्लस का तो ये भी गलत है। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर तो B है, लेकिन हम यहाँ पर B का डायमेंशन भी फाइंड करेंगे। अब कैसे करेंगे B का, आओ देखते हैं। तो डायमेंशन वेलोसिटी का कितना था हमारे पास बच्चों, LT माइनस वन बराबर B डिवाइडेड बाई ये जो T प्लस C है, ये सिर्फ टाइम को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं कि सर C का डायमेंशन भी T है, T का डायमेंशन भी T है तो 2 बार T लिख दो, क्या फायदा। 2 तो वैसे ही हटा देते हैं डायमेंशन से, नंबर है। इसको इधर लेके जाओगे तो ये +1 और ये -1 तो कैंसिल हो गए, तो B का डायमेंशन कितना आ जाएगा बच्चों, L आ जाएगा। B का डायमेंशन L, तो B का डायमेंशन L हो गया, C का डायमेंशन T हो गया, तो आंसर हमारा आ चुका है ऑप्शन नंबर B। B इज द करेक्ट आंसर। ये देखो 2006 का सवाल है, नीट 2006, बढ़िया सवाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। प्लांक्स कांस्टेंट यानी h डिवाइडेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका ये जो रेशियो का डायमेंशन आएगा वो किसके इक्वल होगा, क्या टाइम के, क्या फ्रीक्वेंसी के, क्या एंगुलर मोमेंटम या वेलोसिटी। चलो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो भैया h का डायमेंशन निकालना पड़ेगा, अलग से निकाल लो। E बराबर h न्यू होता है, h को बच्चों लिख सकते हैं E बाई न्यू। E क्या है, एनर्जी, डायमेंशन क्या होता है ml2t माइनस 2, न्यू है फ्रीक्वेंसी, डायमेंशन होता है t माइनस 1। h का डायमेंशन कितना आ जाएगा यार, यहाँ से ml2t माइनस 1 कितना आएगा, ml2t माइनस 1, ये +1 है ना, सॉरी -1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -2 और +1 -1। तो h का डायमेंशन कितना हो गया हमारे पास, ml2t माइनस का 1। और ये करंट नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। तो m और r मतलब L2, m से m कैंसिल, L2 से L2 कैंसिल, क्या बचा t माइनस 1। अब आओ, टाइम का डायमेंशन क्या होता है t, हमको चाहिए t माइनस 1, गलत। फ्रीक्वेंसी का होता है t माइनस 1, टाइम का अपोजिट होता है ना, तो ये सही हो गया। एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, r क्रॉस p से निकाल लेते हैं, l या j से इसको शो किया जाता है, कल बताया था मैंने कल की क्लास में। तो r का मतलब l हो जाता है और p का मतलब mlt माइनस 1 हो जाता है। तो इसको हम टोटल क्या लिख देते हैं, ml2t माइनस 1। तो हमें तो सिर्फ t माइनस 1 चाहिए था, तो ये भी हमारा गलत हो गया, लेकिन डायमेंशन निकालना आना चाहिए, कोई भी पूछा जा सकता है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाता है, lt माइनस 1, हमें तो सिर्फ t माइनस 1 चाहिए, तो फाइनली हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई समस्या है किसी को तो बताइए। पढ़ते हैं आगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या हो जाता है। देखो कूलाम्स लॉ सबको पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है उसको भी पता होना चाहिए, एग्जाम बहुत नजदीक है। ये होता है कूलाम्स लॉ। यहाँ से आपसे एप्सिलॉन नॉट का वो यार डायमेंशन, सॉरी यूनिट पूछ रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट को आप कैसे लिख सकते हो, आप चाहो तो पूरा लिख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई तो वैसे भी नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं लिख सकता हूँ FR स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, R स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, कूलाम इंटू कूलाम यानी कूलाम स्क्वायर। ये आया हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। मैंने उल्टा कर दिया क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस मैंने उल्टा कर दिया इसको, बहुत अच्छे, इसको सही से करा जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखा जा सकता है Q1 Q2 बाय FR स्क्वायर। तो Q1 Q2 का मतलब कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स इंटू R स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये डायमेंशन आएगा। तो देख लो भाई, जहां पर कूलाम स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, वहीं अपना आंसर मिल जाएगा। ये बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, समझ आया, कोई दिक्कत। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं।
द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2004 कई बार पूछा गया है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कम से कम 6 से 7 बार इसका यूज हुआ है 15 सवालों में, और फिर से एक बार ये टपक पड़ा। तो कैपिटल जी का आप कैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल लो, स्मॉल जी बराबर GM/r², इस तरह से निकाल लो। हालांकि कल की क्लास में मैंने आपको निकालना सिखाया था कैसे, GM1M2/r² से, इस तरह से मैंने आपको इसको निकालना सिखाया था। चलो आओ आज ऐसे देख लेते हैं। तो कैपिटल जी को हम क्या लिख सकते हैं, GR²/m। तो स्मॉल जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है कोई भी प्रकार का है, डायमेंशन तो LT-2 ही रहेगा, रेडियस हो जाएगा हमारा L2 और मास हो जाएगा m। तो डायमेंशन आएगा m1 ऊपर गया, m-1 L2 और ये 1 L3 और T-2, ये डायमेंशन आएगा। तो कहाँ दिखाई दे रहा है, m-1 L3 T-2, देखो बहुत बढ़िया, पहला ही ऑप्शन मिल गया, यानी बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो गए। ठीक है भाई। तो इस तरह से नीट के यूनिट एंड डायमेंशन के 2023 से लेकर के 2004 तक जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए, लगभग 26 सवाल है, वो मैंने यहाँ पर सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आगे की जो सीरीज है वो हम चलाते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखते कौन सा है, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन ही शुरू करूंगा जहाँ तक। ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन है, PYQs जो भी हैं, वो सारे मैं सॉल्व कराऊंगा आपको बिल्कुल इधर। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।